हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर। इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर। इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि ये बेसबैंड सिग्नल को जब मैं ट्रांसमिट करता हूँ, ठीक है, लेट्स से ये बेसबैंड सिग्नल है। बेसबैंड सिग्नल मतलब मैंने कहा था कि विदाउट मॉड्यूलेशन डायरेक्टली उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। तो बेसबैंड सिग्नल दो टाइप का हो सकता है, बाइनरी 1 और बाइनरी 0। बाइनरी 1 के लिए ये वाला सिग्नल +V वोल्ट फॉर टाइम t, बाइनरी 0 के लिए ये वाला सिग्नल -V वोल्ट फॉर टाइम t। तो इन दोनों में से मैं कोई एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता हूँ। लेट्स से मैं बाइनरी 1 सिग्नल को ट्रांसमिट करता हूँ। बाइनरी 1 को मैं बोल रहा हूँ S1t। बाइनरी 0 के लिए जो सिग्नल आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ S2। ठीक है। सो अगर मान लो किसी केस में मैं बाइनरी 1 को ट्रांसमिट करता हूँ तो उसमें बीच में आ जाता है नॉइस। जब सिग्नल ट्रेवल करता है ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, तो ये सिग्नल जा रहा है, ये जो येलो कलर से दिख रहा है आपको, वो नॉइस आ गया। उसमें कोई एक ऐसा टाइम होगा जिसमें नॉइस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल को निगेटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब हमारा रिसीवर क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इनकमिंग सिग्नल, ये मेरा रिसीवर का इनकमिंग सिग्नल होगा, इस इनकमिंग सिग्नल को चेक करता है रिसीवर। अगर यहाँ पे चेक करेगा तो सिग्नल पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे चेक करेगा रिसीवर तो सिग्नल पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे चेक करेगा रिसीवर तो उसको सिग्नल नेगेटिव मिलेगा। तो अगर रिसीवर इस पर्टिकुलर सिग्नल को यहाँ पे चेक करता है तो उसको सिग्नल नेगेटिव मिलता है और वो बाइनरी 1 को बाइनरी 0 समझ जाता है। ठीक है। तो जब मैंने बाइनरी 1 भेजा और मेरे को लेकिन बाइनरी 0 मिल रहा है रिसीवर में, दैट मीन्स वहाँ पे आ गया एक एरर। और एरर आने का दो कारण हुआ। पहला कारण तो हुआ नॉइस खुद, क्योंकि नॉइस इतना ज़्यादा था कि उसने पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, ये यहाँ पे। दूसरा, मेरा रिसीवर का टाइमिंग, कि रिसीवर ने सैंपल किस टाइम पे लिया। अगर रिसीवर यहाँ पे सैंपल ले रहा है तो जाहिर सी बात उसमें एरर मिलेगा, बाकी जगह पे अगर सैंपल लेता तो एरर नहीं मिलता। ठीक है। तो रिसीवर को सैंपल ऐसे जगह पे लेना है जहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर के थ्रू। इंटीग्रेटर एंड डंप रिसीवर एक टाइप का रिसीवर होता है जो कि बाइनरी सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने का, इनपुट सिग्नल वापस मेरे को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब भी मैं कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ, लेट्स से बाइनरी 1 या कि बाइनरी 0, तो बाइनरी 1 के लिए मैं सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ S1t, बाइनरी 0 के लिए मैं सिग्नल ट्रांसमिट करता हूँ S2t। दिस इज़ बाइनरी 1 सिग्नल +V वोल्ट फॉर टाइम t। दिस इज़ बाइनरी 0 सिग्नल -V वोल्ट फॉर टाइम t। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिग्नल को मैं ट्रांसमिट करता हूँ। रिसीवर में ये सिग्नल रिसीव होते हैं। तो रिसीवर में सबसे पहले ये सिग्नल पास होते हैं एक सर्किट से, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जब ये सिग्नल पास होता है तो इसमें ऐड होता है नॉइस। तो जब सिग्नल रिसीव होगा रिसीवर में तो ओरिजिनल सिग्नल के साथ साथ उसमें नॉइस सिग्नल भी आएगा। तो ये इंटीग्रेटेड डंप सर्किट कैसे डील करता है इसके साथ, उसको हम लोग देखते हैं। तो दिस इज माय इंटीग्रेटर सर्किट। दिस इज y(t) आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर। यहाँ पे एक स्विच है, मैंने बोला था ना कि रिसीवर जो रहता है, ये मेरा रिसीवर है। रिसीवर आउटपुट को, जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको हर जगह पे नहीं चेक करता, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो सिग्नल का सैंपल लेगा। तो ये वो स्विच है जो उस सिग्नल का सैंपल लेने के लिए काम करता है। इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक और स्विच लगा हुआ है, इसको बोल रहा हूँ S1। इसको बोलते हैं डंप स्विच, इसको बोलते हैं सैंपल स्विच। लेट से ये x(t) मेरा इनपुट है इंटीग्रेटर का, y(t) जो है इंटीग्रेटर का आउटपुट है। दिस इज कंप्लीट आउटपुट ऑफ रिसीवर, y ऑफ कैपिटल T। सो मैंने ट्रांसमीटर से सिग्नल सेंड करूँगा, या तो S1t सेंड करूँगा या तो मैं S2t सेंड करूँगा, यानी कि या तो मैं बाइनरी 1 सेंड करूँगा या तो बाइनरी 0 सेंड करूँगा। बीच में इसमें आ जाता है नॉइस। तो रिसीवर में जो सिग्नल रिसीव होगा वो क्या सिग्नल होगा, x(t) की दो वैल्यू होगी,
एक्स ऑफ टी हो सकता है या तो S1t प्लस नॉइस या तो S2t प्लस नॉइस। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सिग्नल मेरे को रिसीव होगा। जब बाइनरी 1 सेंड करेंगे तो इंटीग्रेटर का इनपुट ये रहेगा, जब बाइनरी 0 सेंड करेंगे तो इंटीग्रेटर का जो इनपुट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, वेयर S1t इज दिस सिग्नल, S2t इज द सिग्नल। मान लो मैं किसी केस में बाइनरी 1 सिग्नल सेंड करता हूँ। ठीक है, आई एम सेंडिंग माई सिग्नल एट बाइनरी 1, दैट मीन्स आई एम सेंडिंग S1t सिग्नल। तो मैं S1t सिग्नल सेंड करता हूँ एंड एट द रिसीवर की तरफ ये S1t प्लस नॉइस सिग्नल मेरे को मिलता है, बीच में नॉइस भी ऐड हो जाएगा इस सिग्नल में। ठीक है, तो रिसीवर की तरफ मेरे को ये S1t प्लस NT सिग्नल मिलेगा। ये मेरा हो गया इंटीग्रेटर सर्किट। जब तो देखो क्या होगा एक्चुअली में, S1t क्या चीज़ है एक्चुअली में, S1t एक ये सिग्नल है, ठीक है। अभी इसमें नॉइस को भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए, सिंपल समझते हैं कि जब S1t सिग्नल रिसीव होगा तो इंटीग्रेटर कैसे काम करेगा। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं नॉइस को, और मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मैंने बाइनरी 1 सिग्नल दैट मीन्स S1t सिग्नल सेंड किया, ये वाला S1t सिग्नल है, और ये सिग्नल मेरे को रिसीवर में रिसीव हुआ। मेरे को इंटीग्रेटर का आउटपुट देखने का है कि इंटीग्रेटर का आउटपुट कितना होगा। तो ये इंटीग्रेटर डम्प सर्किट एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा रिसीवर साइड में, ठीक है, तो जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे पहुँचा, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये स्टार्टिंग में ये जो कैपेसिटर है वो पूरा डिस्चार्ज रहेगा, इसके क्रॉस कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, है ना। जैसे ये इंटीग्रेटर का पास ये इनपुट पहुँचेगा, ये वाला सिग्नल, ये दोनों स्विच ओपन रहेंगे, S1 और S2 जो दो स्विच हैं, ये दोनों के दोनों स्विच ओपन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, ये वाला जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना चालू होगा। जितना वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इंटीग्रेटर का आउटपुट रहेगा। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट द Y(t). ठीक, सो स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या रहेगा, खाली रहेगा। जब ये सिग्नल यहाँ पहुँचेगा तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना चालू होगा इस टाइप से। एट टाइम t तक ये पूरा कैपेसिटर चार्ज होगा, क्योंकि ये सिग्नल कहाँ तक वैलिड है, t टाइम तक के लिए वैलिड है। ये जो सिग्नल है वो t टाइम के लिए वैलिड है। और ये सिग्नल क्या चीज़ है, बाइनरी 1 के रिस्पेक्ट में जो सिग्नल मैं सेंड किया था, ये वही सिग्नल रिसीव हुआ रिसीवर में विदाउट एनी नॉइस। ठीक है, तो ये सिग्नल मेरे को रिसीव हुआ है S1t एट द इनपुट ऑफ इंटीग्रेटर एंड डम्प सर्किट। तो ये जो कैपेसिटर है वो इसको इंटीग्रेट कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर खुद चार्ज हो रहा है। जैसे ही कि ये R सर्किट है, ये C है, अभी ओप एम्प को छोड़ देते हैं, और ये Y(t) है, और ये सिग्नल मैंने इनपुट में दिया है। जैसे ये सिग्नल यहाँ पे इनपुट में दूंगा तो ये कैपेसिटर एक्चुअली में 0 से चार्ज होना चालू होगा इस टाइप से, और एट टाइम t तक वो चार्ज होगा, क्योंकि टाइम t तक ये सिग्नल वैलिड है। टाइम t तक ये चार्ज होते होते इस वैल्यू तक पहुंचेगा Vt/τ। ठीक है, तो ये कैपेसिटर एक्चुअली में इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा, या आप इसको आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर का आउटपुट कितना होगा Y(t). तो Y(t) इज इक्वल टू होगा एक्चुअली में 0 से t 1/RC। 0 से t इसलिए इंटीग्रेशन लिया क्योंकि ये बिट जो है वो 0 से t टाइम के लिए वैलिड है। 0 से t Y(t) S1t जो इंटीग्रेटर का इनपुट है S1t dt। ठीक है, तो इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा Y(t) 1/RC। S1t की वैल्यू है +V 0 से t के बीच में dt। इंटीग्रेटर का आउटपुट Y(t)
विल बी वी टी बाई टॉ। इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा इतना वी टी बाई टॉ। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक, जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा इनपुट में, ये कैपेसिटर इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज होना चालू होगा। ठीक है, ये वाला वोल्टेज इनपुट में दिया मैंने, और ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में 0 था, धीरे धीरे चार्ज होना चालू हुआ और फाइनली यहाँ तक पहुँच जाता है। तो फाइनल जो वोल्टेज होता है एक्चुअली में कैपेसिटर के क्रॉस, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वी टी बाई टॉ होता है एक्चुअल वैल्यू, वी टी बाई टॉ थोड़ा सा नीचे होता है एक्चुअली में। वी टी बाई टॉ, ठीक है, इस वैल्यू तक ये कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पहुँचता है। सो दिस इज द वाई ऑफ टी, ये जो ग्रीन कलर से बना है, और ये इनपुट है S1T। ठीक, जैसे ही टाइम टी खत्म होता है, जब ये पहले बिट का टाइम खत्म हो गया, पहला बिट था S1T, इसको मैंने भेजा था बाइनरी 1 भेजा था, तो बाइनरी 1 भेजा था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये S1T सिग्नल भेजा था। जैसे ही फर्स्ट बिट का टाइम खत्म होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये S2T स्विच क्लोज हो जाता है। ठीक है, S2T स्विच क्लोज होता है टाइम टी पे। टाइम टी पे जो भी मैग्नीट्यूड रहता है वाई एफ टी का, जो भी वैल्यू रहता है, वो वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब रिसीवर वो सैंपल ले लेता है। तो हमने बोला था ना, रिसीवर जो रहता है वो रिसीव्ड सिग्नल का एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वैल्यू लेता है। ठीक है, तो रिसीव्ड सिग्नल आया ये, उसको हमने पास किया इंटीग्रेटर से, तो इंटीग्रेटर का आउटपुट आया ये रिसीव्ड सिग्नल था जो रिसीवर के इनपुट में आया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रिसीवर है। उसके बाद मैंने लगाया इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर का आउटपुट है वाई एफ टी। तो रिसीवर में इनपुट दिया मैंने ये S1T, ये रिसीव्ड सिग्नल है। इसको सबसे पहले इंटीग्रेटर के जो रिसीवर रहता है वो क्या करता है, इंटीग्रेटर से पास करता है। इंटीग्रेटर का आउटपुट रहता है ये वी टी बाई टॉ। इस पर्टिकुलर टाइम टी पे जो मेरा रिसीवर है वो सैंपल ले लेता है, यानी कि स्विच को क्लोज करता है, वो S2 स्विच को क्लोज करता है। S2 स्विच को क्लोज करके वो टाइम टी पे जो वैल्यू रहती है उस वैल्यू को नोट कर लेता है वी टी बाई टॉ को। इट मीन्स वाई ऑफ टॉ टी। ठीक है, तो जैसे ही टाइम टी होता है, ये वाला स्विच क्लोज हो जाता है S2 स्विच, और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वाई टी की जो भी वैल्यू रहती है, दैट मीन दी वाली वैल्यू, ये वैल्यू को रिसीवर नोट कर लेता है वाई टी बाई टॉ। ओके, अब जैसे ही ये वैल्यू होता है, ये स्विच फिर से ओपन हो जाता है, ये वाला स्विच फिर से खुल जाता है। जैसे ये वैल्यू नोट हो जाता है, रिसीवर इस वैल्यू का सैंपल लेता है, ये स्विच फिर से ओपन हो जाता है, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये स्विच ओपन होता है, ये S1 स्विच क्लोज हो जाता है। जैसे ही S1 स्विच क्लोज होता है, ये कैपेसिटर के क्रॉस जितना भी वोल्टेज रहता है वो डिस्चार्ज हो जाता है पूरा 0 तक तुरंत। तो जितना भी वोल्टेज रहता है वाई एफ टी, वो पूरा 0 तक पहुंच जाता है। ठीक है, जहाँ तक वोल्टेज पूरा फुल हो जाता है वाई एफ टी का, वो वाई एफ टी पूरा डिक्रीज हो जाता है 0 तक। तो दो काम होता है, जैसे ही ये बिट आता है S1T, ये इंटीग्रेटर उसको इंटीग्रेट करना चालू करता है। जब रिसीवर में बिट रिसीव होता है S1T, तो ये इंटीग्रेटर उसको इंटीग्रेट करता है, और इंटीग्रेट करके ये वाली वैल्यू प्रोड्यूस करता है। एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे ये इंटीग्रेटर का आउटपुट है वाई एफ टी, जो भी वैल्यू रहती है, यानी कि ये वाली वैल्यू, उसको रिसीवर सैंपल ले लेता है, नोट कर लेता है और अपने पास रख लेता है। और उसके तुरंत बाद ये वाला स्विच जो है S1 स्विच, वो क्लोज होता है। S1 स्विच के क्लोज होने के कारण ये जो भी वैल्यू रहती है वो तुरंत हो जाती है 0। तो अब वाई एफ टी की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये कैपेसिटर भी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। अब जब नेक्स्ट बिट आएगा, अगला बिट जो आएगा, हो सकता है वो बाइनरी 0 हो या बाइनरी 1 हो, तो फिर से जब नेक्स्ट बिट आता है, नेक्स्ट बिट लेट्स से फिर से हमने भेजा बाइनरी 1, तो ये इंटीग्रेटर जो रहता है
वो फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। S1 ओपन, S2 ओपन, S1 ओपन, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज यानी कि 0 वोल्टेज, ठीक है। और ये हमारा इनपुट, नेक्स्ट बिट, और ये हमारा YT स्टार्टिंग में 0 रहता है पूरा, फिर से कैपेसिटर 0 से चार्ज होता है और इस टाइप से YFT तक वोल्टेज यहाँ पहुँचाता है। उसी टाइप से जब बाइनरी 0 आता है इनपुट सिग्नल -V, जैसे ही बाइनरी 0 आएगा इंटीग्रेटर के इनपुट में, लेट्स से बाइनरी 0 आया, तो ये इंटीग्रेटर जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो इस टाइप का होगा, YFT इज इक्वल टू होगा ये -VT/τ। नेगेटिव डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा कैपेसिटर, और ये चार्ज होगा -VT/τ तक। तो आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर फॉर बाइनरी 0 ये रहेगा। एट T इज इक्वल टू कैपिटल T पे, एट T इज इक्वल टू कैपिटल T पे ये वाला स्विच फिर से क्लोज होगा और YFT की वैल्यू जो रहेगी, मतलब ये वाली वैल्यू, उसको रिसीवर नोट कर लेगा, ठीक है। और ये वाला स्विच फिर से ओपन हो जाएगा, जैसे ये नोट हो जाएगा ये स्विच ओपन हो जाता है और ये वाला जो स्विच है वो क्लोज हो जाता है। और जितना भी चार्ज हुआ रहता है कैपेसिटर, कहाँ तक चार्ज हुआ है, -VT/τ तक चार्ज हुआ रहता है। ये पूरे चार्ज को कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है थ्रू दिस स्विच। कैपेसिटर का वोल्टेज यानी कि YFT इज नथिंग बट, जितना वोल्टेज कैपेसिटर का है वो सेम वोल्टेज YFT का है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज तुरंत हो जाता है पूरा 0। तो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, पहले चार्ज होता है, जैसे ही बिट आता है ये पूरा चार्ज होता है, और जैसे ही बिट खत्म होता है, मतलब टाइम T के बाद बिट खत्म हो जाता है, जैसे ही बिट खत्म होता है ये कैपेसिटर पूरा अपने चार्ज को यहाँ पे डंप कर देता है, या ये बोलना चाहिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं डंप स्विच, और इस सर्किट को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट, ठीक है। सो इंटीग्रेटर डंप सर्किट इस टाइप से काम करता है। तो मान लीजिए हम लोग का ये ट्रांसमीटर सेक्शन है, इस ट्रांसमीटर ने ये वाला बिट ट्रांसमिट किए हैं 1 1 0 1, ये बिट ट्रांसमिट किए हैं। 1 के लिए +V वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, 0 के लिए -V वोल्ट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ठीक है। V V -V +V 1 1 0 1। एक बिट का जो टाइम है वो T है। तो ये सारे बिट को ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, लेट से कोई नॉइस नहीं आ रहा है, और ये सारे बिट रिसीवर में जाके रिसीव होते हैं। तो रिसीवर में सबसे पहले लगे होगा हमारा क्या, इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट। अब इसकी वर्किंग को पूरा देख लेते हैं कैसे काम करेगा। जैसे पहला नंबर का बिट आएगा, फर्स्ट नंबर का बिट, ठीक है। तो पहले नंबर का बिट आया +V वोल्ट, फर्स्ट बिट आया पहले नंबर का बिट +V वोल्ट। तो इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट ने YFT प्रोड्यूस किया, YFT, ये पहला बिट आया, ये पहला बिट +V। इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट ने का आउटपुट आया ये वोल्टेज VT/τ। जब दूसरा नंबर का बिट आया, इट इज अगेन 1, दूसरा नंबर का बिट आया यहाँ पे, तो ये +V वोल्ट। तो फिर आउटपुट प्रोड्यूस होगा ऐसा VT/τ। देखो जैसे ही पहला नंबर का बिट आएगा तो ये जो कैपेसिटर है वो 0 से चार्ज होना चालू होगा, ये दिख रहा है। ये कैपेसिटर जो है जब पहले नंबर का बिट आया तो ये 0 से चार्ज हुआ, कहाँ तक चार्ज होगा, VT/τ तक, इस वैल्यू तक चार्ज होगा। किस टाइम तक के चार्ज होगा, जितने टाइम के लिए बिट है उतने टाइम के लिए चार्ज होगा। तो ये बिट कितने टाइम के लिए वैलिड है, T टाइम तक के लिए वैलिड है। तो T टाइम तक के लिए ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, और कहाँ तक चार्ज हो जाएगा, इस वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा VT/τ तक। जैसे ये बिट का टाइम ख़त्म होगा एट T = T पे,
वैसे ही ये वाला जो स्विच है वो क्लोज होगा और यहाँ पे ये रिसीवर इस पर्टिकुलर वैल्यू को VT/τ को नोट कर लेगा पहले बिट के लिए। तो पहला बिट मैंने भेजा बाइनरी 1, तो रिसीवर ने नोट कर लिया VT/τ। अब ये VT/τ जो नोट किया वैल्यू पहले बिट के लिए, इसको वो चेक कराएगा अपने डिसीजन डिवाइस से, और डिसीजन डिवाइस ये चेक करेगा कि ये जो बिट है VT/τ, जो वैल्यू नोट किया गया है रिसीवर द्वारा, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो आगे इसको डिसीजन डिवाइस में भेजा जाएगा और डिसीजन डिवाइस इसको पॉजिटिव है कि निगेटिव चेक करेगा। अगर पॉजिटिव है तो रिसीवर बोलेगा कि बाइनरी 1 सेंड किया गया है, अगर निगेटिव है तो बाइनरी 0 सेंड किया गया है। जैसे कि इस केस में हमने बाइनरी 1 सेंड किया था, ये बाइनरी 1 सिग्नल सेंड किया, और बाइनरी 1 सिग्नल के हमने ये वाला सिग्नल सेंड किया, फर्स्ट सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल को इंटीग्रेटर से पास किया और इंटीग्रेटर ने इसको क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट जनरेट किया, कैपेसिटर को चार्ज किया 0 से, और ये आउटपुट जनरेट किया अप टू टाइम t के लिए कैपेसिटर का वोल्टेज VT/τ हो गया। एट t पे इंटीग्रेटर के जो आउटपुट को रिसीवर ने नोट कर लिया, और वो नोट किया इतना, और इसको पास किया आगे एक डिसीजन डिवाइस को। डिसीजन डिवाइस ने चेक किया कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स पहला बिट जो आया वो बाइनरी 1 है। अब दूसरा बिट आया, अच्छा, जब टाइम t होता है, जैसे ही लैप्स होता है पहले बिट का टाइम, ये वाला स्विच क्लोज हो जाता है, और जैसे ही स्विच क्लोज होता है जो जितना भी चार्ज था कैपेसिटर का वो पूरा इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है, और कैपेसिटर का वोल्टेज यानी कि आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर वो पूरा फिर से 0 पे आ जाता है। तो जब अगला बिट आएगा, नेक्स्ट बिट यानी कि सेकंड नंबर का बिट, वो भी +1 है, मतलब बाइनरी 1 है, तो उसके लिए भी हम लोग ये वाला +V वोल्ट सेंड करेंगे। तो ये बिट यहाँ पे रिसीव होगा रिसीवर पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर से कैपेसिटर 0 से चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर पूरा 0 हो चुका है। तो कैपेसिटर फिर से 0 से चार्ज होगा और फिर से VT/τ तक चार्ज होगा। जैसे ही इसका टाइम ख़त्म होगा t, इस बिट का, फिर से ये वाला स्विच क्लोज होगा, सैम्पल स्विच, और ये t टाइम पे आउटपुट की जो वैल्यू है इंटीग्रेटर की, उसको फिर से ये नोट कर लिया जाएगा रिसीवर के द्वारा। ये सेकंड बिट का वैल्यू है VT/τ, इसको आगे डिसीजन डिवाइस में भेजेंगे और चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। फिर थर्ड नंबर का बिट आएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का बिट आया वो है बाइनरी 0, जैसे ही थर्ड नंबर का बिट आएगा, अगेन ये कैपेसिटर फिर से 0 से चार्ज होगा, जो कि ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका रहेगा ये डंप सर्किट के थ्रू। तो कैपेसिटर फिर से 0 से चार्ज होगा। अब ये क्योंकि हमने बाइनरी 0 सेंड किया है थर्ड नंबर का बिट, और बाइनरी 0 के लिए मैं कौन सा सिग्नल सेंड करता हूँ, ये वाला सिग्नल -V वोल्ट। तो बाइनरी 0 के लिए हम लोग -V वोल्ट सिग्नल सेंड करते हैं। तो जैसे ही बाइनरी 0 के लिए सिग्नल सेंड करूँगा तो कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा, और कहाँ तक चार्ज होगा, अप टू टाइम t तक चार्ज होगा, क्योंकि t टाइम तक ही ये बिट वैलिड है, और 40 टाइम तक ये इतना चार्ज हो जाएगा इस वैल्यू तक -VT/τ। जैसे ही t टाइम तक यहाँ पहुँचा, टाइम t पहुँचा, ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा, और ये जैसे ही स्विच क्लोज होगा t = कैपिटल T टाइम पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वैल्यू रहेगी y(t) की, उसको इंटीग्रेटर नोट कर लेगा। तो इंटीग्रेटर नोट करेगा, सॉरी रिसीवर जो है उसको नोट कर लेगा, तो रिसीवर इसको नोट करेगा -VT/τ, उसको आगे डिसीजन डिवाइस को सेंड करेगा, और डिसीजन डिवाइस चेक करेगा कि वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव। सिंस ये वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स इसको बाइनरी 0 बोलेगा, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट काम करता है। इसमें 2 स्विच होते हैं, एक होता है सैंपल स्विच और एक होता है डंप स्विच। जैसे ही कोई बिट रिसीव होता है यहाँ पे, आइदर बाइनरी 1 या बाइनरी 0, बाइनरी 1 के लिए +V वोल्ट रिसीव होगा, बाइनरी 0 के लिए -V वोल्ट रिसीव होगा। जैसे ही कोई बिट रिसीव होता है यहाँ पे, ये कैपेसिटर उसके अकॉर्डिंग चार्ज होना चालू हो जाता है, और कब तक चार्ज होता है, t टाइम के लिए, बिट ड्यूरेशन के लिए चार्ज होता है। जैसे ही बिट ख़त्म होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटीग्रेटर का जो भी आउटपुट रहता है, उस आउटपुट को रिसीवर नोट कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो स्विच है वो क्लोज होके जो भी कैपेसिटर का वो चार्ज है उसको पूरा डंप करता है या डिस्चार्ज कर देता है। फिर जब नेक्स्ट बिट आता है तो कैपेसिटर स्टार्टिंग से फिर चार्ज होना चालू होता है 0 से। तो हर बिट के लिए कैपेसिटर शुरुआत से चार्ज होगा, ठीक है। तो हमने ये 4 बिट भेजे
1101 ट्रांसमीटर ने 1101, ये 4 बिट को मैंने सेंड किया। इसके लिए जो इंटीग्रेटर का आउटपुट रहेगा YFT वो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये 4 बिट भेजा 1101, ये फर्स्ट बिट के लिए आउटपुट रहेगा इंटीग्रेटर का, ये सेकंड बिट का आउटपुट है, ये थर्ड बिट का आउटपुट है, ये फोर्थ बिट का आउटपुट है, ठीक है। दिस इज VT बाई टॉ, दिस इज माइनस VT बाई टॉ। दिस इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर फॉर रिस्पेक्टिव बिट। तो पहला बिट के लिए पहला इंटीग्रेटर का आउटपुट, दूसरा बिट के लिए इंटीग्रेटर का आउटपुट, तीसरा बिट के लिए इंटीग्रेटर का आउटपुट, और चौथा बिट के लिए इंटीग्रेटर का आउटपुट। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट। और इस वैल्यू को जहाँ पे बिट ख़त्म हो रहा है, देखो ये बिट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पहला बिट इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे बिट ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पे इंटीग्रेटर का जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो सबसे ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा जो रिसीवर है वो सैंपल लेगा। तो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था ना कि जो एरर आ रहा था एक्चुअली में, जब मैं कोई बिट को सेंड कर रहा था, कोई बिट को जब मैं सेंड कर रहा था तो उसमें नॉइस आ जा रहा था। तो नॉइस के कारण वो जो पॉजिटिव बिट था वो नेगेटिव हो जा रहा था, मतलब उसमें एरर आ जा रहा था, ठीक है। दूसरा एरर आ रहा था, एरर दो कारण से आ रहा था। एक तो नॉइस जो था वो इतना ज़्यादा था कि पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव बना रहा था, ठीक है। लेकिन नॉइस हर जगह पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव नहीं बना रहा था, नॉइस किसी एक सर्टेन पर्टिकुलर जगह पे ही उस पॉजिटिव सिग्नल को नेगेटिव बनाता था, ठीक है। तो रिसीवर को का ये काम होता था कि वो सिग्नल का सैंपल वहाँ पे ले जहाँ पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, रिसीव्ड सिग्नल का। तो इंटीग्रेटर डंप सर्किट में हम लोग ये देखते हैं कि जो रिसीव्ड सिग्नल रहता है, तो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड सिग्नल, ना कि इंटीग्रेटर के इनपुट को। तो इंटीग्रेटर के इनपुट को हम लोग रिसीव्ड सिग्नल नहीं बोलेंगे, इंटीग्रेटर का जो आउटपुट रहता है YFT उसको हम लोग रिसीव्ड सिग्नल बोलेंगे। दैट मीन्स बाइनरी 1, अगर मैं ये सेंड कर रहा हूँ पहला बिट बाइनरी 1, इसके लिए रिसीव्ड सिग्नल होगा ये इंटीग्रेटर का आउटपुट। तो हमारा रिसीवर का क्या काम होता है कि वो रिसीव्ड सिग्नल का उस जगह पे सैंपल ले जिस जगह पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। तो देखो रिसीव्ड सिग्नल का सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड जहाँ पे बिट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे है। जहाँ पे पहला बिट ख़त्म हुआ वहाँ पे इंटीग्रेटर का आउटपुट हाईएस्ट है। जहाँ पे दूसरा बिट ख़त्म हुआ वहाँ पे देखो इंटीग्रेटर का आउटपुट हाईएस्ट है। जब तीसरा बिट ख़त्म हुआ वहाँ पे इंटीग्रेटर का आउटपुट हाईएस्ट है। तो इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट में जो रिसीवर है वो सैंपल कहाँ पे लेता है रिसीव्ड सिग्नल का, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T पे, जहाँ पे बिट ख़त्म होता है वहाँ पे रिसीव्ड सिग्नल का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मिलता है मेरे को, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड मिलेगा और एरर आने का चांस कम रहेगा। तो जब भी कोई बिट भेजता हूँ मैं, आइदर बाइनरी 1 या बाइनरी 0, तो उसको जो रिसीवर है वो एक इंटीग्रेटर डंप सर्किट से पास करता है और उसके रिस्पेक्ट में एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है इंटीग्रेटर ये। और जब बिट ख़त्म होता है जिस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे रिसीवर उस इंटीग्रेटर के आउटपुट का सैंपल अपने पास रख लेता है और उसको चेक कराता है डिसीजन डिवाइस से। इससे क्या होता है कि वहाँ पे एरर आने का चांस हमारा कम हो जाता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ इंटीग्रेटर डंप सर्किट। यहाँ पे ध्यान रखना हमने नॉइस को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया है। सो जब हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशो निकालेंगे तो हम लोग नॉइस को कैलकुलेट करके चलेंगे इसमें। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशो कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटेड डंप सर्किट का।